हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ब्रशअप करने जा रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है और फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू विसेन एकेडमी। मेरा नाम है हर्ष सिंह। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सर्फेस। जितने भी फील्ड लाइन पास होंगे किसी सर्फेस से उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स थ्रू एनी सर्फेस। एंड फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। एंड जब भी हमें सरफेस वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल सरफेस दी हो, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करके पाई की वैल्यू, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो पता कर लेंगे। क्या हो जाएगा? डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। ओके, इसका वैल्यू। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? सरफेस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बताता है कि हम किस किस मेथड से जो करंट है वो इंड्यूस कर सकते हैं किसी क्वाइल में, अगर कोई क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो तो। ओके, अब कौन कौन से मेथड है करंट को इंड्यूस कराने का? तो हमें क्या कराना होगा? उसकी रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, क्वाइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराना होगा, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू है उसको चेंज करना होगा, या फिर ओपन या फिर क्लोज बार बार करेंगे सर्किट, सॉरी स्विच को ओपन एंड क्लोज करेंगे बार बार स्विच को, तो क्या होगा? उससे इंडक्शन होगा एंड क्वाइल में करंट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है वेरिएबल एरिया। एरिया को बार बार चेंज करेंगे तो उससे भी क्या होगा? इंडक्शन होगा एंड क्वाइल में करंट प्रोड्यूस होगी। ओके। नेक्स्ट है चेंज इन थीटा। थीटा की वैल्यू को भी चेंज करेंगे तो उससे इंडक्शन होगा एंड करंट प्रोड्यूस होगी क्वाइल में। वैसे सिंपल समझ सकते हैं, जब भी फाई की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा? इंडक्शन होगा एंड करंट प्रोड्यूस होगी कॉइल में। एंड फाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया वेक्टर पे, एंड कॉस थीटा जो एंगल बिटवीन है। ओके, तो जब भी या तो बी या फिर ए या फिर थीटा चेंज होगी तो फाई की वैल्यू चेंज होगी, एंड जब फाई की वैल्यू चेंज होगी तो फिर हमारे कॉइल में इंडक्शन प्रोड्यूस होगा और उससे करंट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ यानी कि जो अब इंडक्शन की वजह से जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगी उससे जो ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो किसके इक्वल होगा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये निगेटिव कुछ नहीं करता, बस शो करता है कि जो इंडक्शन है वो अपने ओरिजिन को अपोज कर रही है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ओके, हियर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ओके, नेक्स्ट हमारा नोट है, एनी ऑफ द टू नॉर्मल कैन बी टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना होगा तो हम कोई भी जो नॉर्मल होगा दोनों में से या तो ये या फिर ये कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं थ्रू आउट ए सिंगल कैलकुलेशन। जब कोई कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार जो ले लिया पूरे कैलकुलेशन तक उसी को डायरेक्शन रखना है। ओके, एंड फाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी? जब फ्लक्स आउटगोइंग होगा, एंड निगेटिव कब होगी? जब फ्लक्स इनकमिंग होगा। नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। जब फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो जो एरिया इंटू बी है, मैग्नेटिक फील्ड के जो अंदर एरिया है केवल वही मैटर करता है। अब मान लो यहाँ पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट, एंड बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एंड एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? एल बी हुआ। ओके, एंड केवल हाफ रेक्टेंगल ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया एल बी बाई टू। एंड ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं है, बट करंट इंड्यूस होने के लिए सर्किट क्लोज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेमडा क्या होता है? अनलीस्ट क्या करता है? अपोज करता है अपनी कॉज ऑफ जनरेशन को, अपनी ओरिजिन को। जैसे यहाँ पे मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है? इनवर्ट की तरफ है। एंड यहाँ पे जो क्वाइल है अब वो क्या करेगा? उसमें ऐसी करंट फ्लो होगी कि जिसकी वजह से, जिस उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो? आउटवर्ड की तरफ हो, ताकि ये अपने ओरिजिन यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट की तरफ है, तो इस क्वाइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ओके, तो ये क्या करता है? अपने ओरिजिन को अपोज करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो क्वाइल में ऐसी करंट होगी जो फ्लक्स कम करना चाहेगी। ओके, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, जिससे क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड हो जाएगा एंड उससे क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड जो इंड्यूस्ड करंट होती है ये दोनों गद्दार होते हैं। क्यों गद्दार होते हैं? क्योंकि इनको जिन्होंने घर दिया, इनको जिसने हेल्प किया, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी को ये अपोज करते हैं, अपने ओरिजिन को अपोज करते हैं। एंड ये जो पूरी फेनोमिना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने ओरिजिन को, अपनी कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज करती है, ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अब तुम सोच रहे हो कि ये कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो तुम खुद सोचो, अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स को कोई अपोज नहीं करेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी। एंड अगर ऐसा हो रहा होता तो आज एनर्जी क्राइसिस नहीं होती। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, दैट्स वाई इंडक्शन अपोजेज इट्स कॉज ऑफ जनरेशन। यही इसका भी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चार्ज फ्लोन। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन है। एंड चार्ज की क्वेश्चन क्या आता है? डेल्टा पाई अपॉन आर। ओके, इसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में।
नेक्स्ट है हमारा मोशनल ईएमएफ, एंड मोशनल ईएमएफ में हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल ईएमएफ का। तो ट्रांसलेशनल ईएमएफ में क्या होता है, जो हमारा एक रॉड होता है, थीन रॉड होता है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किसकी तरह वर्क करता है, एक बैटरी की तरह वर्क करता है, एंड इसके भी पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो जाते हैं। एंड इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो किसके बराबर होती है, बी एल वी। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड है, एंड वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉड है। ओके, एंड अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है या फिर यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, तो इसको पता करने के लिए हम थंब रूल का यूज करेंगे। कर्ल फिंगर फ्रॉम वी टू बी एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड जब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन पता लग गया तो करंट की डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी। एंड यहाँ पे करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल वी अपॉन आर। ओके, कोई रॉड है, ठीक है, वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, जो v वेलोसिटी है वो थीटा एंगल पे है, तो इसकी वजह से एक v परपेंडिकुलर रहेगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है v sin थीटा, एंड पैरेलल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, v cos थीटा। तो इन दोनों की वजह से जो चार्जेज हैं वो फ्लो करेंगे इस रॉड में, तो अप डाउन भी चार्जेस फ्लो होंगे एंड लेफ्ट राइट भी होंगे, तो दोनों तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो v पैरेलल है उसकी वजह से जो चार्जेज फ्लो होते हैं वो किस में फ्लो होते हैं, लेफ्ट राइट में फ्लो होते हैं। तो लेफ्ट राइट में जो रॉड हमने शुरू में ही बोला था थीन रॉड है। ओके, तो बहुत थीन होने की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो V इफेक्टिव जो होता है हमारा वो किसकी वजह से होता है, V परपेंडिकुलर यानी कि V साइन थीटा की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VP माइनस वी क्यू इज इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा अगर कोई आर्बिट्री शेप्ड वायर हो यानी कि उल्टा पुल्टा हो, तो इसका हम जो ईएमएफ है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कैसे पता करेंगे। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए ये उल्टे पुल्टे वायर के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो। ओके, जो ये इफेक्टिव लेंथ होगा इसको हम लेंगे एल। ओके, तो यहाँ पे वीपी माइनस वी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल वी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारा रोटेशनल ईएमएफ, हमने ट्रांसलेशनल ईएमएफ देख लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वी एल वी। ओके, नेक्स्ट हमारा रोटेशनल ईएमएफ में क्या है, हमने एक थीन रॉड को रखा, थीन रॉड ध्यान रखना, और उसके एक साइड को हिंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, और क्या कर रहा है, उसी हिंज साइड, उसी हिंज पॉइंट्स के थ्रू रोटेट करा रहे हैं, एंड रोटेट करा रहे हैं हमारी एल लेंथ रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो ईएमएफ ई होगा वो किसके इक्वल होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हिंज यहाँ पे ना होकर के रॉड से बाहर हो कहीं, तब हमारा जो ईएमएफ ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो होगी बी ओमेगा आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ पे आर टू जो है वो हिंज से लेकर के रॉड की एंड तक का लेंथ है, एंड जो आर वन है वो हिंज से लेकर के रॉड की स्टार्टिंग पॉइंट तक का लेंथ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स एंड पावर की। हमें पता है जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। एंड यहाँ पे जो एफ एम जी होगा, फोर्स ड्यू टू एम जी होगा, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्सटर्नल के इक्वल होगा। एंड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ओके, एंड कोई भी मिनिमम वर्क करने के लिए हमें इतना फोर्स तो लगाना ही होगा जो एफ एम जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर लॉस की। अब जब फोर्स आया तो पावर तो आना ही है, ठीक है, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर हो जाएगी। एंड जब हम यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड ये किसके इक्वल होगा, पी एक्सटर्नल के इक्वल होगा। एंड ये सब कुछ बेस्ड है किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो एफ एम जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल के इक्वल है। तो सब कुछ घूम रहा है एनर्जी कंजर्वेशन के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगी। तो हमने देखा है ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होती है। एंड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है ईएमएफ की वैल्यू क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट एल होती थी। एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्मॉल लेंथ लिया है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, डीएल रख दिया। अब ईएमएफ की जगह पे हम क्या रखेंगे, ई डॉट डीएल। तो ई डॉट डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ से हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। ठीक है, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किससे प्रोड्यूस होती है, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है एंड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, एंड कैन नॉट डिफाइन ए पोटेंशियल फॉर इट बिकॉज इट इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव है तो हम इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, इसका कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा सेल्फ इंडक्शन, फ्लक्स थ्रू ए कॉइल हैविंग द करंट आई ड्यू टू इट्स ऑन करंट इज फाई, देन जो फ्लक्स फाई की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट आई के। एंड यहाँ से हमारा एक नया टर्म आ जाएगा एल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या ऑफ कॉइल और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एंड हमारी फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एल आई के इक्वल हो जाएगी। एंड जो एल हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई अपॉन आई की। एंड यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं,
कैपिटल एस से, ठीक है। एंड जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है वो किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड का जब सेल्फ इंडक्टेंस पता करना होगा तो उसके लिए हम कौन से फार्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। एंड अगर कोई मटेरियल डाला गया है अंदर जिसकी परमेबिलिटी म्यू है, तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस एल की फार्मूला है वो क्या हो जाएगी, म्यू एन स्क्वायर ए एल हो जाएगी। एंड हमको पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर म्यू नॉट होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो हम इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे उसको बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो ईएमएफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल टी आई अपॉन डी टी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्योर इंडक्टर विदाउट रेजिस्टेंस। तो जब भी इंडक्टर सर्किट हो बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो हमें सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जैसे रेजिस्टेंस की सर्किट देखी थी, कैपेसिटर की सर्किट देखी थी, उस तरह सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने 2 बार पहले देखा हुआ होगा उसको। ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, इसकी जो सर्किट है वो केवीएल के सील से आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक, जब भी हमें एलआर सर्किट दी हो तो इसमें करंट का ग्रोथ कैसे होता है उसको देखें। तो करंट पता करने के लिए इसकी जो फार्मूला है वो क्या है, वी अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। और यहाँ पे जो एल अपॉन आर है इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड एक टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ करंट जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, सर्किट में। ओके, एंड ये इसकी ग्राफ। एंड जब हमें मैक्सिमम करंट पता करना होगा तो मैक्सिमम करंट कहाँ पे मिलेगी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी में मिलेगी। ठीक, इसको हम पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम करंट कहाँ मिलेगी। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना होगा हमें, आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, सर्किट एनालिसिस ऑफ एलआर। जब ये एलआर सर्किट दी हो तो उसमें हम सर्किट एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कुछ पूछा है तो हम क्या करेंगे, इंडक्टर को ओपन कर देंगे। क्यों ओपन कर देंगे, क्योंकि जो इंडक्टर है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में जब टी इक्वल टू टाइम टी इक्वल टू जीरो है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, फ्लो नहीं होने देगा। तो हम क्या कर देंगे, वहां पे इंडक्टर को ओपन कर देंगे। एंड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, मतलब अपना पावर खो बैठा होता है इंडक्टर। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, ये आराम से फ्लो करने देता, सॉरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, ये करंट को आराम से फ्लो करने देता है। तो हम क्या कर देंगे, इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। एंड हमने पहले ही बताया कि जो भी इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस की सर्किट है वो केवीएल के सीएल से आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। हमने करंट गेन पढ़ा, ठीक है। अब देखेंगे डीके ऑफ करंट। ठीक, तो एट टी इक्वल टू जीरो जो हमारे पास करंट है वो आई इक्वल टू क्या है, आई नॉट है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें करंट का डीके करना है। सो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या देख रहे हो तुम, कि करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, तो जब भी करंट की वैल्यू जीरो हमें करनी हो तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। एंड हमने क्या देखा करंट गेन में, जब भी हमें मैक्सिमम करंट चाहिए होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम को इन्फिनिटी तक ले जाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीके करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। एंड यहाँ भी क्या है, एल अपॉन आर, ये क्या है, टाउ की वैल्यू है। ठीक है, टाउ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल टू क्या है, एल अपॉन आर। एंड एक टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ करंट जो है उसकी लॉस हो जाएगी। ठीक, एंड ये इसका क्या है, ग्राफ है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो एनर्जी की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, 1/2 एल आई स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। एंड ये किसमें होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। एंड जब बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे थे विसेन एकेडमी पे, ठीक है। मेरा नाम है हर्ष सिंह। एंड आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, 99% लोग तो आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अगर कोई मजेदार चैनल होता, फनी वीडियो होती या फिर किसी का फैन पेज होता तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि टाइम पास करना है। तो जो भी सीरियस हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, वो फॉलो करे चैनल को, बहुत हेल्प मिलेगी उन्हें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ब्रशअप किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और भी चैप्टर्स के ब्रशअप इस चैनल पे आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो।